उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमने बैंकिंग कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आज का नया टॉपिक है, यहाँ से अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो भूमि सुधार क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी जरूरत क्या थी भूमि सुधार की, और आजादी के बाद भूमि सुधार से संबंधित क्या क्या सुधार किए गए। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ISPT और मेंस दोनों के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे IS 2019 में पूछा भी गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भूमि सुधार है क्या? भूमि सुधार का मतलब होता है भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भूमि का पुनर्वितरण की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? भूमि को फिर से बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? पुनर्वितरण मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फिर से बांटना। तो इसको बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? हम जानते हैं कि भूमि उत्पादन के कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है। हमने उत्पादन के कारक पढ़े थे 4, है ना, मुख्य 4 कारक पढ़े थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये उत्पादन के मुख्य 4 कारक होते हैं। तो भूमि उत्पादन के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और चूंकि ये सीमित है, भूमि तो सीमित है, आप उसको घटा बढ़ा तो नहीं सकते, है ना। तो ये चूंकि सीमित है इसीलिए दुर्लभ संसाधन भी है। क्या है? दुर्लभ संसाधन है। और हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अप्रोक्सीमेट 69 से 70% की जनसंख्या जो हमारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि कार्य में संलग्न है। और कृषि कार्य में भी हमने जाना था, जब हमने इकोनॉमी शुरू की थी तो हमने पहले ही भूमि के बारे में बताया था, इसके बारे में, है ना, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। और हमने बताया था आपको कि 86% भारत में लघु व सीमांत किसान है ना। लघु व सीमांत किसान भारत में कितने? 86%। जिनके पास भूमि कितनी है? 47%। वही 13.4% हमारे मध्यम किसान है जिनके पास 44% है भूमि। और बड़े किसान 0.6 यानी अप्रोक्सीमेट 1% भी नहीं है, लेकिन इनके पास 9% भूमि। तो हम देख रहे कितना ज्यादा असमान वितरण है। और जबकि जो कृषि कार्य है इसमें सबसे ज्यादा रोजगार है, सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र देता है। लगभग अप्रोक्सीमेट 49% जो हमारा रोजगार है वो कृषि कार्य देता है। लेकिन इसका जीडीपी में योगदान नहीं है। इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। योगदान नहीं है मतलब बहुत कम है। कितना है? अप्रोक्सीमेट हमने बताया था 17 से 18% है। प्राथमिक क्षेत्र का ओवरऑल 22% है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में तो और भी कार्य आते हैं, जैसे मत्स्य हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, ये भी आता है। लेकिन अगर हम कृषि बस का देखें तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल कितना है? 17 से 18% है। जबकि ये रोजगार सबसे ज्यादा देता है ना, 49% ये रोजगार देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो असमान वितरण है, जो भूमि का असमान वितरण है यहाँ पर हो रहा है। गांव में जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है, कृषि में दबाव बढ़ रहा है, कृषि में दबाव बढ़ने के कारण प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई ज्यादा लोग, अब कोई खेत है, 2 लोगों का काम है उस खेत में, 4 लोग लगे पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब है कि जो 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनकी जरूरत नहीं थी लेकिन वो भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब वो जो उत्पादकता है, उपज है, वो तो नहीं बढ़ जाएगी, है ना। हो सकता है कि समय के साथ उसकी उत्पादकता कम हो। कम क्यों होगी? क्योंकि अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक खादों इत्यादि का प्रयोग करेंगे और भूमि क्या होगी? बढ़ती होती जाएगी, बंजर होती जाएगी, है ना। तो भूमि पे जो दबाव बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए, भूमि में जो दबाव है उसको कम करने के लिए और जनसंख्या के अनुरूप रोजगार देने के लिए, साथ ही साथ प्रचंड बेरोजगारी को कम करने के लिए। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी हमने बताया था क्या होता है कि जब कहीं कोई ऐसा काम जहां पे कई ऐसे लोग जो जिनकी कोई जरूरत नहीं लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप खाना का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति रोटी बना रहा है, ठीक है, अब वो रोटी बेल रहा है, रोटी सेक रहा है, वो कर ले रहा है, ठीक है, इतना काम। लेकिन एक और व्यक्ति आ गया, अब एक वो रोटी बेलने लगा, अब एक सेकने लगा, ठीक है। अब एक और आया, वो रोटी बेलने लगा, अब वो उसको उठा के तवे में रखने लगा और एक सेक रहा है। एक और आया, एक बेल रहा है, एक उठा के तवे में रख रहा है, एक तवे से सेक रहा है, एक सेकने के बाद उसको उठा के कैसरोल में, बर्तन में रख रहा है। अब इसका क्या मतलब है? वो जो बाद में 3 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो सिर्फ लगे हुए हैं, वस्तुतः वो एक व्यक्ति संभाल लेता, वो एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त था, है ना। ऐसे ही जब किसी कार्य में कोई अतिरिक्त व्यक्ति आ जाता है, अतिरिक्त श्रमिक आ जाता है और उसकी उत्पादकता शून्य होती, उसका जो कार्य है उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है हमारी प्रचंड बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा असमान वितरण है, ग्रामीण गरीबी है। ग्रामीण गरीबी क्यों है? क्योंकि लोगों की कृषि में निर्भरता है और कृषि में उत्पादकता कम हो रही है। ठीक है, उत्पादन और उत्पादकता कम हो रही है कृषि क्षेत्र में। यही कारण है कि हमें महसूस हुआ कि भाई भूमि सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजादी के पहले भूमि सुधार नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा, आजादी के पहले भी अंग्रेजों के द्वारा भूमि सुधार किया गया, लेकिन वो वास्तव में भूमि सुधार नहीं था। आप देखें तो एक प्रकार का राजस्व सुधार था, यानी अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए, लगान लेने के लिए वो सुधार किए थे, इसलिए उनको भूमि सुधार ना कहकर हम उनका राजस्व सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजों का राजस्व सुधार। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, हम जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, है ना। और 1894 में 1894 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून भी लाए थे, है ना, जिसके तहत उन्होंने जो किसान है उनकी जो भूमि है उसको अधिग्रहित कर लेते थे। और साथ ही साथ उस वक्त लगान इतना ज्यादा वो वसूलते थे अंग्रेज, लगभग 70 से 80% तो वो लगान वसूलते थे। तो वस्तुतः अंग्रेजों द्वारा जो भूमि सुधार किया गया वो भूमि सुधार ना होकर उनका क्या था? अपने आप में राजस्व सुधार था, जो राजस्व वसूली, जो लगान वसूली के लिए था। क्या था? लगान वसूली के लिए था।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि सुधार का मतलब होता है भूमि का पुनर्वितरण। और भूमि का पुनर्वितरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जानते हैं कि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है। दुर्लभ संसाधन क्यों है? क्योंकि यह सीमित है। साथ ही साथ भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और कृषि कार्य में संलग्न है। सर्वाधिक रोजगार उत्पादित करने वाला क्षेत्र भी हमारा क्या है? कृषि क्षेत्र है। और इस पर दबाव कम हो, इसीलिए हमें भूमि के पुनर्वितरण की जरूरत पड़ती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सीमांत और लघु किसान है उसके पास 86 जो सीमांत और लघु किसान है उनकी जनसंख्या कितनी 86% है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है। ठीक है, तो इस असमानता को दूर करने के लिए हमें भूमि सुधार की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अगर हम भूमि का जो वितरण देखें तो हम देखते हैं कि 60% जो हमारी भूमि है भारत में वो केवल कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में उपयोग की जाती है। भारत की 60% की जो भूमि है वो कृषि कार्य में उपयोग की जाती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो 20% भूमि है वो सघन वन से लैश है, यानी सघन वन वाले भूभाग है। ठीक है, 5% भूमि ऐसी जिसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और 15% भूमि ऐसी है जो अन्य आर्थिक गतिविधियों या अन्य आर्थिक कार्यों में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा भूमि है उसका जो वितरण हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई भूमि सुधार की आवश्यकता क्या है, भूमि सुधार की आवश्यकता क्या है, तो उसको एक ऑथेंटिक वे में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अधिक है। लगभग कितना है? 86% तो सीमांत और लघु किसान है। ठीक है, और हम देखते हैं कि एनएसओ का जो डाटा है वो बताता है कि 1971 में 1971 में जो प्रति किसान जो भूमि थी कितनी थी? 2.28 हेक्टेयर थी। ठीक है, जो 2015 में कितना हो जाता है? 1.08 हेक्टेयर हो जाता है, और ये लगातार घट रहा है रेशियो। ठीक है, तो जनसंख्या का दबाव अधिक है, 86% लघु और सीमांत किसान है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है? जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कृषि की उत्पादकता और उत्पादन, प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो रहे हैं? हमारे कम हो रहे हैं। और उत्पादकता और उत्पादन कम होगा, इसका मतलब ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि किसानों की आय कम हो रही है। किसानों की आय कम होने का मतलब उनकी ग्रामीण गरीबी में वृद्धि होना। ग्रामीण गरीबी में वृद्धि का मतलब सामाजिक न्याय में कमी होना। सामाजिक न्याय क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आय की असमानता बढ़ रही है। आय की असमानता बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय तो कमी होगा, है ना। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भूमि सुधार की आवश्यकता क्या है, तो क्या आवश्यकता है? ग्रामीण गरीबी को कम करना है, ग्रामीण गरीबी को कम करना है, आय की असमानता को दूर करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना है? सामाजिक न्याय में वृद्धि करना है। यही कारण है कि हमें भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ती है। भारत में भूमि सुधार को हम 2 भागों में बांट के समझ सकते हैं, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद। ये देखिए मैंने चार्ट बना के फ्लो चार्ट में आपको दिखाया है, ताकि आप देख ले इस चार्ट को, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप हमेशा चार्ट खोल के बैठना, आपको समझ में आता रहेगा मैं क्या बोल रही हूं। ठीक है, भारत में भूमि सुधार हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद। आजादी से पहले हम जानते हैं अंग्रेजों द्वारा जो लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, और 1894 का 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून। ठीक है, आजादी के बाद हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, 1991 से पहले के सुधार, 1991 से पहले के सुधार, और 1991 के बाद के सुधार, जिनको नवीन सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें है जैसे भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, ये वर्ष 2008 से शुरू हुआ, भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण। ठीक है, कृषि भूमि का पट्टा अधिनियम 2016 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। ठीक है, ये नवीन सुधार कहे जाते हैं। और 1991 के पहले के सुधार में जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, ये सबसे सफल कानून रहा। क्या? जमींदारी उन्मूलन कानून, लगान का विनियमन, लगान को फिर से लागू करना। ठीक है, इनमें सुधार करना, और काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, काश्तकारों को सुरक्षा कानून। काश्तकारों को सुरक्षा कानून यानी जो मध्यस्थ थे और जमींदार थे उनको बेदखल करना और काश्तकारों को स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, यानी काश्तकारों को बेदखली से बचाना। काश्तकारों का स्थायित्व, काश्तकारों के स्थायित्व में यही जानेंगे कि जमींदारों को बेदखल करना, मतलब मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करना। ठीक है, और काश्तकार जो है उनको भूमि का स्वामी बनाना। तीसरा है भूमि का पुनर्गठन, भूमि को फिर से गठित करना। ठीक है, अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसके लिए इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, चकबंदी। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, हदबंदी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, और हमारा है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन हम जानते हैं विनोबा भावे ने शुरू किया था तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। तो अब चलिए इनको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। आजादी से पहले जो है इनको बस इतना ही समझ लीजिए, अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, एक तरह से भूमि सुधार नहीं कह सकते। ठीक है, आजादी के बाद वाले में हम पढ़ते हैं 1991 के पहले के सुधार। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं चकबंदी, हदबंदी, और इनसे भी लास्ट में पढ़ेंगे सुधार। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं। तो भारत में भूमि सुधार में हम दूसरा पढ़ते हैं आजादी के बाद जो भूमि सुधार हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1991 के जो पहले सुधार हुए, 1991 से जो पहले सुधार हुए, उनमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार था वो था जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, आजादी के बाद हमने देखा कि भूमि सुधार की क्यों आवश्यकता थी और क्यों इतना महत्वपूर्ण रहा। तो आजादी के बाद जो सबसे पहले काम किया गया वो यही किया गया, भूमि सुधार का। और सबसे पहले 1991 से पहले भी जो सबसे पहला कानून लाया गया वो यही था, जमींदारी उन्मूलन कानून। ये वर्ष 1948 में लाया गया और सबसे पहले मद्रास में लागू होता है।
1972 आते आते पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है, जहां पे जमींदारों और मध्यस्थों का, जो मध्यस्थ होते हैं, तो मध्यस्थों और जमींदारों का उन्मूलन किया जाता है, और जो भूमि होती है वो राज्य अपने हाथों में ले लेती है। अपने हाथों में लेने के बाद इसका क्या करती है, पुनः वितरण करती है, जिसको बोलते हैं भूमि का रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, भूमि का पुनर्वितरण बोला गया। जमींदारी उन्मूलन कानून जो 1948 का था, ये सबसे सफल कानून रहा भारत में। जमींदारी उन्मूलन कानून भारत का सबसे सफल कानून रहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ के रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो लाया गया वो लगान का विनियमन कानून था। लगान का विनियमन का मतलब क्या होता है कि होता क्या था, आजादी के पहले जो अंग्रेज थे वो किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूला करते थे, यानी उनकी कुल उपज का 70 से 80% किसान ही ले जाते थे। यानी मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए कोई 100 चीजें हैं, उनमें से 70 से 80-90 वो ले जाते थे, आपके पास 20 बच रहा है, उसमें भी और धांधली करती होती थी। आप किसान वो कर्ज में डूबे होते थे, उनको उसका भी चुकाना नहीं, किसान की स्थिति बिल्कुल खस्ता हालत थी। ठीक है, और ये प्रथा आजादी के बाद भी चालू रही। जो मध्यस्थ थे, जो जमींदार थे, वो यही कर रहे थे। यही कारण था कि जो लगान का विनियमन कानून भी लाया गया, उसमें भी संशोधन किया गया कि भाई अब ये 70 से 80% वाला जो फंड है इसको हटाओ। अब जो लगान का विनियमन कानून लाया गया, उसके तहत फिर क्या किया गया, सुधार किया गया, और जो लगान था उसको कितना किया गया, 20 से 25% तक किया गया। 70 से 80% से घटा के 20 से 25% किया गया कि भाई इससे ज्यादा दर नहीं होगा। तो ये था हमारा लगान का विनियमन। एक है हमारा, थर्ड है जो हमारा, वो काश्तकारी सुधार है। अब काश्तकारी सुधार क्या है? काश्तकारी का मतलब होता है बटाईदार। काश्तकारियों को बोलते हैं बटाईदार भी बोलते हैं। आपने अधिया का सुना होगा ना, कि कुछ लोग अधिया में ले लेते हैं कुछ समय के लिए, खेती किसानी करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका लगान, जिसकी भूमि होती है उसको लगान दे देते हैं समय से, है ना। हमने आपको बताया था, जब हम पहले इकोनॉमी शुरू की थी, हमने बताया था कि जो कृषि कार्य में संलग्न है उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किसान वे होते हैं जिनकी खुद की भूमि होती है लेकिन वो उस पर कार्य नहीं करते। एक खुद काश्त होते हैं जिनकी स्वयं की कृषि भूमि होती है और उस पर कार्य भी करते हैं, और एक होते हैं हमारे काश्तकार जिनकी भूमि स्वयं की नहीं होती, वो उधार में या कह सकते हैं अधिया में लेकर, ठीक है, भूमि को लेकर के क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं काश्तकार। तो इनकी स्थिति बहुत बुरी थी। क्यों बुरी थी? जो जमींदार था, जो भूमि का जो भूस्वामी था, वो भूस्वामी क्या करता था, कभी भी भूमि दे देता था और कभी भी ले लेता था, कभी भी बेदखल कर देता था। ये तो बड़ी गंभीर समस्या थी। तो इसमें भी सुधार किया गया कि भाई आप ऐसे ही किसी से उसकी भूमि से बेदखल नहीं कर सकते, है ना। उसके तहत एक कानून बनाया गया जिसको बोला गया काश्तकारों का सुरक्षा कानून। ठीक है, काश्तकारों का सुरक्षा कानून जो काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करता है बेवजह की बेदखली से। हम जानते हैं कि काश्तकार भी हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दखलकारी काश्तकार। क्या होते हैं? काश्तकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दखलकारी काश्तकार, यानी ये वे काश्तकार होते हैं जिनका भूस्वामी के साथ लिखित अनुबंध होता है। यानी मान लीजिए आप भूस्वामी हैं और मैं काश्तकार हूं, और मेरी और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ लिखित में कि हाँ आप मुझे 5 साल के लिए लीज में अपनी भूमि दे रहे हैं कार्य करने के लिए। सॉरी, बटाई में आप अपनी मुझे भूमि दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या हुई? दखलकारी काश्तकार, यानी मेरी और आपके बीच लिखित अनुबंध हुआ, मेरे पास सबूत है और आपके पास भी सबूत है। ठीक है, एक होते हैं हमारे उपकाश्तकार और एक होते हैं हमारे स्वैच्छिक काश्तकार। ये जो होते हैं मौखिक काश्तकार होते हैं। मौखिक मतलब इनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता। और आप देखते हैं गांव में खूब चलता है, 80-90% यही होते हैं, है ना। मतलब किसी ने बोल दिया हाँ भाई तू ले ले मेरी खेती कर रहा है, वो कर रहा है, कोई ना उसके पास लिखित है ना दोनों के पास नहीं लिखित है ना। किसान को इससे नुकसान हो जाता है, भूस्वामी को तो नुकसान नहीं होता, उसके पास लिखित नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो वसूल लूंगा। गांव में जो आप देखते हैं कि उधार भी देते हैं, जो दबंग होते हैं वो क्यों दे देते हैं गरीबों को? उनको पता है कि मैं इनसे वसूल लूंगा। उनके पास ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लठाई होते हैं उनके पास, है ना। तो इसका जो नुकसान होता है वो काश्तकारों को होता है, भूस्वामी को नहीं होता। तो जो दखलकारी काश्तकार है वो तो ठीक है, इनको तो बहुत जल्दी बेदखल नहीं कर पाता कोई, उनको कानूनी प्रक्रिया से बेदखल करेगा। दिक्कत जाती है हमारी जो उपकाश्तकार है, स्वैच्छिक काश्तकार। अच्छा, उपकाश्तकार और स्वैच्छिक काश्तकार भी 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्ट भूस्वामी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक होते हैं हमारे उपकाश्तकार जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जैसे आप भूस्वामी हैं, आपने मुझे लिखित में अनुबंध दिया तो मैं हो गई दखलकारी काश्तकार। ठीक है, एक और व्यक्ति आपने उसको मौखिक अनुबंध दे दिया कि हाँ भाई तू काम कर मेरे खेत में, लेकिन मौखिक अनुबंध होने का कौन सा काश्तकार हो गया? स्वैच्छिक काश्तकार। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने मुझे अपनी भूमि दी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, मैं दखलकारी काश्तकार हूं, लेकिन मैं उस भूमि पे काम ना करके मैंने किसी और को दे दिया कि भाई तू काम कर। ठीक है, अब मौखिक स्तर पर, अब मैंने मौखिक क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास लिखित अनुबंध के लिए, मैं भूस्वामी तो हूं नहीं कि मैं आपको लिखित अनुबंध दूं, तो मैंने किसी और को मौखिक अनुबंध के तौर पर भूमि दे दी कि चलो तुम काम करो, ठीक है, हमें दे देना हमारा हिस्सा, ठीक है, ताकि हम अपने भूस्वामी को भी दे सके और हम भी ले सकें। ठीक है, तो ये जो बीच में थर्ड एक आ गया, इसको बोलते हैं उपकाश्तकार, यानी काश्तकार के भी नीचे जो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो काश्तकार 3 प्रकार के हमने बताया, एक दखलकारी, एक स्वैच्छिक और एक उपकाश्तकार। ठीक, जो दखलकारी और स्वैच्छिक होते हैं ये डायरेक्ट भूस्वामी से इनका अनुबंध होता है लिखित और मौखिक, दखलकारी का लिखित और स्वैच्छिक का मौखिक। उपकाश्तकार जो होते हैं वो काश्तकारों के अंडर में काम करते हैं। काश्तकारों के अंदर कौन सा इनका अनुबंध होता है? मौखिक अनुबंध होता है। तो काश्तकारों की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले हमने बताया कौन सा कानून लाया गया? काश्तकारों की सुरक्षा का कानून लाया गया। ठीक है,
जिसमें काश्तकारों के जो बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना उसका उद्देश्य था और काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा देना था। लेकिन इसके लिए दो चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। पहला, जो अनुबंध हो वो कौन सा हो? लिखित अनुबंध हो। अनुबंध कैसा हो? लिखित अनुबंध हो। दूसरा, काश्तकार समय पर लगान चुकाता हो भूस्वामी को, ठीक है, तभी काश्तकार न्याय पाने का अधिकारी है। अगर भाई आपके पास मौखिक सबूत नहीं है, लिखित सबूत नहीं है, तो मौखिक का नहीं मानता कोई। दूसरी बात, अगर आप समय पे भूस्वामी को उसका लगान नहीं वसूलते और आप कह रहे हैं कि भूस्वामी देखो मेरा 5 साल का अनुबंध है और ये 2 साल में ही कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर रहा है, तो सरकार, तो जो कोर्ट है वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन पूरी करनी होगी। पहले तो आप लिखित हो, दूसरा आपने भूस्वामी को समय से लगान दे रहे हो। भूस्वामी को लगान समय से नहीं दे रहे तो भी आप बेदखली के हकदार है, आपको भूस्वामी बेदखल कर सकता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो अगर आप ये दो चीजें शर्तें पूरी करते हैं तो आपको भूस्वामी बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन भूस्वामी आपको बेदखल कर सकता है किन परिस्थितियों में? पहला, आपके पास अगर मौखिक है तो, लिखित नहीं है तो। दूसरा, आप समय पर लगान नहीं चुकाते हैं तो भूस्वामी आपको बेदखल कर सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। तीसरा, आप भूमि की देखभाल नहीं करते, भूमि को आप परती बना रहे हैं, भूमि को आप बंजर कर रहे हैं, ठीक है। भूमि को बंजर परती करने का मतलब है आप ना अच्छे से खाद पानी का ख्याल रखते हैं, ना सिंचाई का ख्याल रखते हैं, ठीक है। आप उसके पोषक तत्वों को तो लेते जा रहे हैं, लेकिन भूमि का रख रखाव नहीं अच्छे से रख रहे हैं, तो भी आप बेदखली के हकदार है, आपको बेदखल कर सकता है भूस्वामी, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत, ठीक है। और एक हमारा खुद कास्ट के आधार पर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार अगर कोई काश्तकार है, ठीक है, उसको किस प्रकार कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है और कैसे कोई भूस्वामी उसको किन प्रक्रिया के तहत बेदखल कर सकता है, किन कारणों, कौन से कारण, कौन सी वजह हो सकती है जिसके कारण वो उसको किसी काश्तकार को बेदखल कर सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो कानून रहा, काश्तकारों का जो सुरक्षा कानून रहा, वो बहुत सफल नहीं रहा। कारण क्या था? लिखित अनुबंध नहीं थे, लोगों के पास मौखिक अनुबंध थे। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि काश्तकार स्वेच्छा से बेदखली के लिए तैयार है। अब काश्तकार स्वेच्छा से बेदखली के लिए क्यों तैयार है भाई? आपने कहावत सुनी होगी कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, है ना। अब जो कानून है वो कितनी सुरक्षा देगा? आप वहीं पे रह रहे हैं, जमींदार वही है और जमींदार जमींदार है, ठीक है। उनको पता होता है उन गरीब लोगों को कि भले कानून हमें कितनी भी सुरक्षा दे, 24 घंटे हमारे पीछे नहीं लगने वाली, और अगर हमने इनका नहीं दिया तो फिर हमारी खैर नहीं। वो गंदे होते हैं, वो दबंगों का आपने स्तर नहीं देखा कभी, बहुत बिहार इलाकों में, ठेठ इलाकों में जाकर देखिएगा, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, इतनी क्रूरता उनके अंदर भरी होती है। तो यही कारण है कि जो काश्तकार होते हैं वो स्वैच्छिक रूप से बेदखली के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हाँ ले लो, ठीक है। तो लिखित अनुबंध ना हुआ, दूसरा मौखिक अनुबंध था, मतलब उनके पास लिखित अनुबंध नहीं था। दूसरा हमने देखा कि वो स्वेच्छा से तैयार था, और तीसरा हमने देखा जागरूकता का अभाव। लोगों के पास जागरूकता ही नहीं है, पता ही नहीं कि भाई जो बटाईदार होते हैं उनको ऐसे नहीं कोई बेदखल कर सकता। हम काश्तकार हैं, हमें कोई ऐसे नहीं जमीन का मालिक है तो इसका मतलब हमें बेदखल कर देगा, नहीं, इसकी भी प्रक्रिया होती है, इसकी भी प्रोसेस होती है, हमें लिखित अनुबंध रखना चाहिए और ये हमें कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बेदखल कर सकता है ना। तो लोगों के पास अभाव है जागरूकता का। तो ये कुछ कारण थे जो इस जो मिशन था, जो इस कानून की असफलता के क्या थे कारण थे, यानी कानून, ये जो नियम था, कानून बनाया गया था, अधिनियम लाया गया था, ये बहुत सफल नहीं रहा, ये असफल रहा। दूसरा हम देखते हैं काश्तकारों का जो स्थायित्व कानून था, इसका भी यही कारण था, इसका लाने का भी यही उद्देश्य था कि जो काश्तकार है उनको बेदखली से बचाना, यानी बेदखली की समस्या को दूर करना, साथ ही कृषि भूमि का स्वामित्व उनको देना, किन्हें? काश्तकारों को देना, ठीक। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो काश्तकार होंगे उनको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, ठीक है, काश्तकारों का स्थायित्व कानून के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई कोई काश्तकार यदि 12 वर्ष या इससे अधिक किसी कृषि कार्य में, यानी किसी खेत में कार्यरत हो, 12 वर्ष या इससे अधिक किसी खेत में कार्यरत हो, प्लस उसके पास लिखित अनुबंध हो, प्लस वो समय पर लगान चुकाता हो, समय पर क्या है, लगान चुकाता हो, ठीक है, तो वह उस भूमि का स्वामी घोषित कर दिया जाएगा, यह भूमि उसकी हो जाएगी। इसी को ऑपरेशन बरगा बोला गया। क्या बोला गया? ऑपरेशन बरगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काश्तकारों का स्थायित्व जो कानून लाया गया था, इसको ऑपरेशन बरगा के नाम से जाना गया, जहां पे काश्तकारों को भूमि का स्वामी घोषित किया जाता था, जिसके अंतर्गत हमने बताया लिखित अनुबंध हो, 12 वर्ष या इससे अधिक उस खेत पर कार्यरत हो, ठीक है। अधिकांश अनुबंध हम देखते हैं लेकिन मौखिक थे, काश्तकार स्वेच्छा से ही बेदखली के लिए तैयार थे। यही कारण था कि ऑपरेशन बरगा भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, यानी ये कानून भी हमारा असफल रहा। कौन सा? काश्तकारों का स्थायित्व कानून भी हमारा असफल रहा। क्यों? क्योंकि अधिकांश अनुबंध मौखिक थे, काश्तकार स्वेच्छा से ही बेदखली के लिए क्या थे? तैयार थे। तीसरा जो सुधार किया गया काश्तकारी में वो था भूमि का पुनर्गठन। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रमुख दो बहुत बड़ी समस्या थी। एक था भूमि का उपविभाजन। भूमि का उपविभाजन का मतलब होता है कि कृषि जोतों के आकार का कम होना, कृषि जोतों के आकार का कम होना। हमने एनएसओ की रिपोर्ट देखी थी, है ना, कि 1971 में जो पर व्यक्ति था, हर किसान था, एक किसान के पास 2.28 हेक्टेयर की कृषि भूमि थी, और 2015 आते आते 1.08 हेक्टेयर भूमि रहेगी, और ये आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। आंकड़ा बताते हैं कि जो प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो कम होती जा रही है, प्रति व्यक्ति भूमि क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो पहला कारण था कि कृषि जोतों का उपविभाजन, कृषि जोतों के आकार का कम होना मतलब। दूसरा था कि कृषि जोतों का उपखंडन, ठीक है, कृषि जोतों का उपखंडन, इसका मतलब होता है कृषि जोतों का बिखराव या बिखरे हुए कृषि जोत।
अब एक कृषि जोतों का बिखराव क्या है? भाई कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ पर कुछ भूमि है, कुछ कृषि जोत है, 10 किलोमीटर में कुछ कृषि जोत है, फिर 50 किलोमीटर में कुछ कृषि जोत है। अब देखो, उसको वहां पे जितनी दूर दूर की कृषि जोत है, जहां दूर दूर है, वहां भी बिजली, पानी, खाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। चलो खाद भी समस्या नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं कि पानी, जोत इत्यादि बहुत महंगा पड़ जाता है ना, लागत बहुत महंगी पड़ती है इससे। तो इस प्रकार जो भूमि का जो अपखंडन था, यानी जो बिखरे हुए कृषि जोत थे, वो कृषि लागत बहुत ज्यादा देते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा उनमें अपव्यय होता था। और इसके जो उपविभाजन था, जो कृषि जोतों का जो उपविभाजन था और उपखंडन था, इसके कारण क्या थे कि भाई बिखरे हुए कृषि जोत क्यों थे, और जो कृषि जोत है उनके आकार क्यों कम हो रहे थे? हम पहले जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, ठीक है। दूसरा, उत्तराधिकार का नियम कि भाई बाप के बाद संपत्ति पुत्र को हस्तांतरित होगी, ठीक है, पिता के बाद पुत्र को हस्तांतरित होगी। अब इससे क्या हो रहा है कि एक पिता है, उसकी 2 संतानें, दोनों को फिर 50-50 बढ़ गया, फिर उसकी 2 संतानें, उन्होंने भी 50-50 बांट दिया। अब मान लो किसी को खेती करने का मन नहीं है, उसने बेच दिया या बेच के कहीं और ले लिया। अब क्या हो रहा है इससे? जो बिखराव हुआ, जो बंटवारा हो गया, पहले बात तो कृषि जोतों का जोत कम हो गए, ठीक है, उसने अपनी एक भूमि यहां ले ली, बेच के कहीं और ले ली, इससे क्या हो रहा है? उपविभाजन हो रहा है। अच्छा, उसने बेची क्यों? किसानों की ऋणग्रस्तता, संयुक्त परिवारों का टूटना। अगर परिवार संयुक्त है, फिर कितने भी संतान हो तो भी फर्क नहीं पड़ता था, है ना, सब मिलकर एक ही खेती में काम कर लेते थे। लेकिन संयुक्त परिवार भी टूट गया तो अपना उन्होंने बंटवारा कर लिया, तो कृषि जोतों का आकार क्या हो गया? स्वतः कम होने लगा, ठीक है। और ये जो उपविभाजन और उपखंडन है कृषि जोतों का, यानी कृषि जोतों का जो आकार का कम होना और कृषि जोतों का जो बिखराव है, इसका कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे हम देखते हैं किसानों की आय कम होना, उत्पादन और उत्पादकता भी क्या हुई? हमारी कम हुई, ठीक। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी भी हमारी क्या है? तेजी से बढ़ रही होती है। और एक और चीज, जब बंटवारा होता है, कृषि जोतों का जो आकार कम होता है, ठीक है, तो इसमें मेड़बंदी करते हैं भाई, अपनी अपनी जमीन, वो होता है ना कि बांधना, बाउंड्री करना जिसे, तो खेत क्या होते हैं, आप खेतों में देखेंगे मेड़ होता है, मेड़ बांधे जाते हैं, ठीक है। तो जो मेड़बंदी होती है उसमें भूमि का अपव्यय बहुत होता है, 10% भूमि बर्बाद हो जाती थी मेड़बंदी में, ठीक है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए कि भाई कृषकों में प्रचंड बेरोजगारी में जो वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाए, कृषि में उत्पादकता जो कम हो रही है उसको बढ़ाया जाए, कृषकों की आय में वृद्धि हो और आय की असमानता जो है उसको कम किया जाए, यानी आय में वृद्धि की जाए, और मेड़बंदी में जो भूमि का अपव्यय हो रहा है 10% उसको कम किया जाए। तो हम सरकार ने क्या किया? ये भूमि का पुनर्गठन किया, ठीक है। तो सरकार द्वारा उपाय लाए गए भूमि के पुनर्गठन के अंतर्गत। कौन कौन से उपाय? पहला, चकबंदी, हदबंदी और सरकारी कृषि, ठीक है, इनको बढ़ावा देना। अब ये तीनों सफल रहे कि नहीं सफल रहे, इन तीनों के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्या ये सफल रहे या ये नहीं रहे, और अगर नहीं रहे तो फिर आगे की राह क्या थी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं, नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं आगे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।